तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टोलमैन ने दिया है, याद रखिएगा। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टोलमैन ने दिया है। सीखने का तल्लुक सिद्धांत कुर्तलेवेन ने दिया है। किसने दिया है? कुर्तलेवेन ने दिया है। सूझ का सिद्धांत कॉलर ने दिया था और सबसे पहले सूझ का सिद्धांत 1911 में मैक्स बर्दीमन ने दिया था। इसके बाद 1916 में कॉलर ने इस पर प्रयोग किया है, याद रखिएगा। कॉलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया जिसका नाम सुल्तान था, याद रखिएगा। कॉलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया जिसका नाम सुल्तान था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर साहब का है और स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था, याद रखिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर साहब का है। अगला प्रश्न है अव्यक्त अधिगम जिसे कहते हैं छिपा अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक टोलमैन है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टोलमैन का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? सही उत्तर है ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है, याद रखिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर प्रभाव न पड़ना क्या कहलाता है? शून्य अंतरण कहलाता है, याद रखिएगा। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर प्रभाव न पड़ना शून्य अंतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है बालक शरीर के अंगों का संचालन किस अधिगम के माध्यम से सीखता है? इसे कहते हैं गत्यात्मक, जिसे मोटर लर्निंग भी कहते हैं। पढ़ाई करते समय नींद को भगाने के लिए चाय पीना किस अधिगम का स्थानांतरण है? सही उत्तर है नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण है, याद रखिएगा। पढ़ाई करते समय नींद को भगाने के लिए चाय पीना किस अधिगम का स्थानांतरण है? नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण है। अगले कार्य के लिए पुनर्बलन प्रदान करना क्रिया प्रसूत अनुबंध कहलाता है, याद रखिएगा। अगले कार्य के लिए पुनर्बलन प्रदान करना क्रिया प्रसूत अनुबंध कहलाता है। अगला प्रश्न है बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करना अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है जिसे पावलोव ने दिया था और पावलोव ने प्रयोग कुत्ते पर किया था, याद रखिएगा। बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करना अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है जिसे पावलोव ने दिया है। समय पर अलार्म लगाकर उठना तथा 3-4 दिन बाद अलार्म बजने से पहले नींद का खुलना किस अधिगम का हिस्सा है? इसे कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और इसे पावलोव ने दिया है, याद रखिएगा। समय पर अलार्म लगाकर उठना तथा 3-4 दिन बाद अलार्म बजने से पहले नींद का खुलना शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है जिसे पावलोव ने दिया है। इमली का नाम लेने से पहले मुंह में पानी आ जाना यह कौन सा सिद्धांत है? सही उत्तर है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है और इसे अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। समग्र कृति का सिद्धांत कॉलर ने दिया है और कॉलर ने प्रयोग चिंपैंजी पर किया था जिसका नाम सुल्तान था। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? याद रखिएगा। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन यह कथन गैर्स का है, कहलाता नहीं है, यह कथन गैर्स का है। तो याद रखिएगा अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना यह कथन किसका है? गैर्स का है। अगला प्रश्न है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? सही उत्तर है जाइलम, याद रखिएगा। पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। द्विबीजपत्रीय पौधे कौन हैं? याद रखिएगा द्विबीजपत्रीय वे पौधे होते हैं जो कि 2 पत्ती वाले या 2 बीज वाले होते हैं, जैसे कि सरसों, अरहर, मटर और चना। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं TFC। ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? सही उत्तर है टाइफाइड, याद रखिएगा दूषित जल पीने से टाइफाइड बीमारी होती है। आम पकाने में या फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है कैल्शियम कार्बाइड। सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकीय तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय प्रदूषक किस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा
वायुमंडलीय प्रदूषक किस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है, जिसे SO2 कहते हैं। बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा है, याद रखिएगा, बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर इसका सही उत्तर है। मानव शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? सही उत्तर है थर्मामीटर। सही उत्तर है थर्मामीटर। भूकंपीय तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही उत्तर है। नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? सही उत्तर है कस्तूरी रंजन समिति, याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? 5+3+3+4 है। नई शिक्षा नीति 2020 में संख्या 5 को किस चरण में रखा गया है? सही उत्तर है फाउंडेशन स्टेज, याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में संख्या 5 को फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा शिक्षण शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा? सेकेंडरी लेवल से। अब भारत के हम 8 क्लासिकल डांस देखेंगे। भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी जिसे कहते हैं कच्चीपुड़ी के नाम से आप इसे याद रखिएगा। कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है, और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कथक लोक नृत्य नॉर्थ इंडिया का है, यानी उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम और कथकली यह केरल के हैं। सत्रिय लोक नृत्य असम का है, और मणिपुरी नृत्य यह मणिपुर का ही है, और ओडिसी है उड़ीसा का ही है। तो सारे लोक नृत्य याद रखिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। तो सारा पॉइंट याद रखिएगा। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। अगला प्रश्न है, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, याद रखिएगा। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। सारी बातें याद रखिएगा। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है, याद रखिएगा। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है, जिसमें नुकीली चीजों से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छूकर समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुइस ब्रेल थे, जो कि फ्रांस के निवासी थे। उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह लिपि कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे, याद रखिएगा। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे, याद रखिएगा। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है, कहाँ पर? श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल झील श्रीनगर में है, और शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल झील में एंजॉय करते हैं, याद रखिएगा। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल झील में एंजॉय करते हैं। अगला प्रश्न है, हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी, याद रखिएगा। अगर आप रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी, याद रखिएगा। अगर आप बच्चों से रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करते हैं तो उन्हें जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी उनके अंदर।
हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और इसके सूप को लिंग हू फैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हू फैन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है। तो दोनों ही बात याद रखिएगा, कश्मीर में सरसों के तेल में और गोवा में नारियल के तेल में। टेपिओका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। बल्चर जिसे कहते हैं गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है और इसे देश का स्वीपर भी कहते हैं और इसे गंदगी गंदगी को साफ करने वाला स्वीपर भी कहते हैं। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख गिरे रंग के होते हैं। सारी बात याद रखिएगा। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। मनाली में घर पत्थर और लकड़ी के बनते हैं। याद रखिएगा, मनाली में घर पत्थर और लकड़ी दोनों के बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। राजस्थान के लोग टैंक को टांका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं और राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। और रेगिस्तानी ओक की पत्तियाँ बहुत कम होती हैं क्योंकि यह कांटेदार होता है ओक वृक्ष की जड़ वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन के नीचे भीतर जाती हैं, जब तक जल तक ना पहुंच जाएं। पानी की कमी होने पर लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं ओक वृक्ष से। क्रोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं और इसे सिग्नल देने वाला पौधा भी कहते हैं। क्रोटन पौधे की जड़ें जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं पाई जाती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है और इससे पता चलता है कि यह सिग्नल देने वाला पौधा है। इस प्रकार इसे सिग्नल देने वाला पौधा भी कहते हैं। निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं और वह इनका शिकार कर लेता है। निफेंथिस पौधे को घटपड़ी कहते हैं और इसे पिचर प्लांट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बरगद। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूती यह ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। तो याद रखिएगा, बरगद का वृक्ष बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। पौधे की वह जड़ें जो खाई जाती हैं शकरकंदी, गाजर, मूली और चुकंदर हैं। तना जो खाया जाता है आलू, प्याज, अदरक है। पौधे की पत्तियां जो खाई जाती हैं धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक और कड़ी पत्ता हैं। पौधे के बीज जो खाए जाते हैं चना, बाजरा, सरसों, गेहूं और धान है। पौधे की फली जो खाई जाती हैं वह मटर है। तो सारी बातें याद रखिएगा पौधे से संबंधित। आईपीसी का पूरा अर्थ क्या है? भारतीय दंड संहिता इसका सही अर्थ है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने दिया है, जबकि द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। बाल केंद्रित विधि अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है और यह आगमन विधि पर आधारित होती है। अपसारी चिंतन का मतलब है नया सोचना, यानी नई सोच को बढ़ावा देना।
इसी को हम खुले अंत वाले प्रश्न भी कहते हैं। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म और ज्ञात से अज्ञात की ओर पर आधारित है। तो यह आगमन विधि जो कि इन नामों से जानी जाती है। निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं और यह नियम से उदाहरण की ओर पर आधारित है। निगमन विधि किस पर आधारित है? यह शिक्षक केंद्रित विधि है। याद रखिएगा, निगमन विधि शिक्षक केंद्रित है जबकि आगमन विधि बाल केंद्रित विधि है। तो दोनों ही विधियां याद रखिएगा। अत्यधिक आहार लेने का विकार किशोरावस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे सीडीपी, ईबीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आप इस क्लास का एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप आगामी एग्जाम में इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका यूपी टेट सी टेट नहीं आ जाता। ऐसे ही बनना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।